जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द राज रिसर्च सेंटर में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अंतिम वस्तु कितने प्रकार होते हैं। पिछले वीडियो में सीख चुका था कि अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में क्या अंतर होता है, और आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि अंतिम वस्तु कितने प्रकार हैं। तो आज आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं। अंतिम वस्तु मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक उपभोग वस्तु और एक पूंजीगत वस्तु। दोस्तों आप सब कैमरे के पीछे पढ़ रहे होगे मुझे मालूम है, लेकिन आप बोल बोल के पढ़िए ताकि आपको जल्दी जल्दी याद हो। तो बताइए अंतिम वस्तु कितने प्रकार हैं? दो। पहला उपभोग वस्तु, दूसरा पूंजीगत वस्तु। पहला उपभोग वस्तु, दूसरा पूंजीगत वस्तु। और जो उपभोग वस्तु है चार प्रकार। कितने प्रकार दोस्तों? चार। पहला टिकाऊ वस्तु, दूसरा अर्ध टिकाऊ वस्तु, तीसरा गैर टिकाऊ वस्तु, चौथा सेवाएं। बोलो जल्दी ताकि आपको ज़्यादा याद हो सके। बोलो, पहला टिकाऊ, दूसरा अर्ध टिकाऊ, तीसरा गैर टिकाऊ, चौथा सेवाएं। एक बार फिर से बताओ। टिकाऊ वस्तु, दूसरा अर्ध टिकाऊ वस्तु, तीसरा गैर टिकाऊ वस्तु और चौथा सेवाएं। ठीक है, आप एक एक करके समझते हैं होता क्या है। जो अंतिम वस्तु है दो प्रकार की है, एक उपभोग वस्तु और एक पूंजीगत वस्तु। उपभोग वस्तु वह वस्तु होती है जो मानवीय इच्छाओं को संतुष्ट करती है और इसकी मांग क्या होती है? प्रत्यक्ष होती है। क्यों? अगर मान लो मेरे को भूख लगा तो मैं जाहिर सी बात है होटल का खाना खा लूँगा, तो मेरी इच्छा को क्या करेगा? सीधा संतुष्ट कर देगा, मैं उसका उपभोग कर लूँगा। तो यानी उपभोग वस्तु वह वस्तु होती है जो मानवीय इच्छा को सीधा संतुष्ट कर दे। उसी के विपरीत जो पूंजीगत वस्तु होती है, ये वह वस्तु होती है जिसकी मांग अप्रत्यक्ष होती है, क्योंकि ये उपभोग वस्तु के माध्यम से व्यक्ति की इच्छाओं को संतुष्ट करता है। समझिए कि अगर मैं किसी होटल में गया और छोले भटूरे खाया, तो छोले भटूरे खा के मेरे को प्रत्यक्ष संतुष्टि मिली, उपभोग वस्तु। लेकिन छोले भटूरे बनाने के लिए वो तेल लगा होगा, फिर उसकी जो कढ़ाई लगी होगी, गैस लगा होगा, स्टोव लगा होगा। पूंजीगत वस्तु के तो प्रकार हैं। तो पूंजीगत वस्तु ये जो होती है उसी के माध्यम से तो हमें इससे संतुष्टि मिलती है। तो यानी इसकी मांग अप्रत्यक्ष, इसकी मांग प्रत्यक्ष होती है। ये जो होती है उत्पादन प्रक्रिया को, ये उत्पादन प्रक्रिया में क्या डालती है? बाधा डालती है। क्या डालती है दोस्तों? बाधा डालती है। क्योंकि समझो अब मैं छोला भटूरा खा लिया, क्या दोबारा छोला भटूरा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। लेकिन वही जो पूंजीगत वस्तु होती है उत्पादन प्रक्रिया में बाधा नहीं डालती है। उसने एक प्लेट छोला भटूरा बनाया तो दूसरा प्लेट ही बनाएगा, तीसरा प्लेट बनाएगा, चौथा प्लेट ही बनाता रहेगा। ठीक है, तो भोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु आपको समझ में आ ही गया। अब आते हैं भोग वस्तु के प्रकार। एक टिकाऊ वस्तु, अर्ध टिकाऊ वस्तु, गैर टिकाऊ वस्तु और सेवाएं। एक एक करके समझते हैं कि होता क्या है ना। पहला टिकाऊ वस्तु। टिकाऊ वस्तु वह वस्तु होती है जो व्यक्ति लगभग 1 साल से अधिक वर्ष प्रयोग करता है। ऐसी वस्तु को हम टिकाऊ वस्तु कहते हैं। कौन से वस्तु? ऐसी वस्तु जिनका उपयोग 1 वर्ष से अधिक समय के लिए किया जाए, 1 वर्ष से अधिक समय के लिए किया जाए, ऐसी वस्तु को हम टिकाऊ वस्तु कहते हैं। जैसे कि कार, जैसे कि एयर कंडीशनर, एसी और वॉशिंग मशीन आ जाएगा, है कि नहीं? कंप्यूटर आ जाएगा, लैपटॉप आ जाएगा। तो ये वस्तु आएगी टिकाऊ वस्तु। अर्ध टिकाऊ वस्तु वह वस्तु होती है जिनका यूज लगभग 1 ही साल किया जाता है। कितना? लगभग 1 साल किया जाता है। ऐसी वस्तु को हम अर्ध टिकाऊ वस्तु कहते हैं। जैसे कि कपड़े, जैसे कि आपके जूते, जैसे कि घर के बर्तन, ये जाते हैं गैर टिकाऊ वस्तु, अर्ध टिकाऊ वस्तु। अब आते हैं गैर टिकाऊ वस्तु। गैर टिकाऊ वस्तु वह वस्तु होती है जिनका उपयोग एक बार करने से खत्म हो जाता है। ऐसी वस्तु को हम गैर टिकाऊ वस्तु कहते हैं। कौन सा? एकल प्रयोग से, क्या कहें? एकल प्रयोग से समाप्त हो जाता है। ऐसी वस्तु को हम गैर टिकाऊ वस्तु कहते हैं। यानी कि गैर टिकाऊ वस्तु वह वस्तु होती है जिनका उपयोग एकल प्रयोग से समाप्त होता है। जैसे कि चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोस, चिकन, ये सब हो गया। क्या है? इसका उपयोग एक बार करते हैं, ये क्या जाता है? समाप्त। यहाँ समझ में आ गया आपको? फेयर एंड लवली भी हो सकती है, क्योंकि फेयर एंड लवली क्या करती है? ऐसे लड़के लगा लेगी, पोत लेगी, तुरंत खत्म कर देती है कि नहीं? तो फेयर एंड लवली भी क्या हो जाएगा? एक गैर टिकाऊ वस्तु जाएगा। और लास्ट में आते हैं सेवाएं। कौन सी आ जाती हैं? सेवाएं। दोस्तों सेवाएं जो है वह गैर भौतिक कारक है। क्या है? वह गैर भौतिक कारक जिनका उपयोग एक सर्विस देने के लिए कर जाती हैं, यानी जिनको हम केवल देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। सेवाएं वह भौतिक कारक है जिन्हें हम केवल देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। ऐसे कारक को हम सेवाएं कहते हैं। तो आई होप आपको सारा एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि टिकाऊ वस्तु कौन से हैं, अटिकाऊ वस्तु क्या होती हैं, गैर टिकाऊ वस्तु क्या होती हैं और सेवाएं क्या होती है। टिकाऊ जो 1 वर्ष से अधिक समय प्रयोग करे, कार, एसी। अटिकाऊ जो लगभग 1 साल करे। गैर टिकाऊ जो 1 ईयर में खत्म कर दे, से फेयर एंड लवली। और आ जाते हैं सेवाएं। यहाँ तक समझ आ गया। अब आते हैं
एक टॉपिक है लास्ट का छोटा सा 1 नंबर का कि मूल्यह्रास और पूंजीगत हानि में क्या अंतर होता है। पेपर में तो डायरेक्ट अभी तक तो पूछा नहीं गया कि मूल्यह्रास और पूंजीगत हानि में क्या अंतर होता है, लेकिन आगे जब न्यूमेरिकल करोगे, क्या करोगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करोगे तो उसमें ये वर्ड ज़्यादा आएगा मूल्यह्रास। तो होता क्या समझते हैं। मूल्यह्रास का मतलब होता है जब किसी पूंजीगत वस्तु में, कौन सी वस्तु में, जब किसी पूंजीगत वस्तु में समय बीतने के साथ साथ, समय बीता जा रहा है और उसमें सामान्य टूट-फूट आ रहा है, समय बीतने के साथ साथ सामान्य टूट-फूट और प्रत्याशित अप्रचलन होता है तकनीक में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन दोस्तों, तकनीक में परिवर्तन, चेंज इन टेक्नोलॉजी। समझो, मान लीजिए मेरे पास एक कार है ना, थार मान लेते हैं, लेकिन है नहीं रियलिटी में, लेकिन मान लेते हैं एक कार है। कार जो है समय बीतने के साथ साथ जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी में क्या आएगा, चेंज आएगा और उतने ही प्राइस में एक बेटर क्वालिटी क्या बन सकता है, कार बन सकता है। दूसरा, समय बीता यानी पुराना हुआ और हो सकता है उस कार, जो थार कार है मेरे पास, वो उसमें क्या हो, सामान्य टूट-फूट हो, यानी कि कभी रोड पे चल रहे हो अचानक से एक्सीडेंट हो गया, कभी रोड पे चल रहे हो कभी किसी ने ट्यूबलाइट फोड़ दी, किसी ने कांच फोड़ दिया, यानी समय बीतने के साथ साथ सामान्य टूट-फूट और प्रत्याशित अप्रचलन के कारण जब किसी पूंजीगत वस्तु के मूल्य में गिरावट आती है, जब किसी पूंजीगत वस्तु के कीमत यानी कि मूल्य में गिरावट आ जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास। जबकि पूंजीगत हानि अलग होता है। पूंजीगत हानि ये होता है कि अप्रत्याशित अप्रचलन, बिना तकनीक में परिवर्तन आए, प्राकृतिक आपदा, चोरी व दुर्घटना कारण जब किसी पूंजीगत वस्तु का हानि हो जाता है, ऐसी हानि को हम पूंजीगत हानि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि वो थार जो कार है वो रातों रात किसी चोर ने कल्टी कर दी, जाहिर सी बात है कल्टी कर दी, समय बीता नहीं, टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ नहीं और चोरी करके क्या कर दिया, खत्म। हो सकता है भूकंप आए, मकान उसके ऊपर गिर जाए तो भी खत्म। तो ऐसे में वो कार जो क्या हो जाएगी, वो पूंजीगत हानि हो जाएगी। लेकिन जो कार इधर मैंने बताया वो क्या होगा, कीमत में गिरावट आएगी, तो हो जाएगा मूल्यह्रास। आगे समझते हैं कि मूल्यह्रास जो होता है वो उत्पादन प्रक्रिया में बाधा नहीं डालती है, क्योंकि मान लो अगर कांच टूट गया है कि नहीं, पंचर खराब हो गया या फिर ब्रेक खराब हो गया, तो ऐसे में उसको दोबारा बनाया जा सकता है और उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा सकता है, इसलिए उत्पादन प्रक्रिया में बाधा नहीं डालती। लेकिन ये जो उत्पादन प्रक्रिया में बाधा डालती है, क्यों डालती है कि एक बार मान लो कार दब गया भूकंप आने के कारण या चोरी होगी, जाहिर सी बात है अब वो मैं जो हूँ उस कार का प्रोडक्शन लेवल में यूज़ नहीं कर पाऊँगा, इसी को कहते हैं पूंजीगत हानि और इसको कहते हैं मूल्यह्रास। अब एक और शब्द है वो निवेश, इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, निवेश। समझिए, जब एक अर्थव्यवस्था में किसी पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि की जाती है, यानी किसी अर्थव्यवस्था में पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि की जाती है, उसी को कहते हैं निवेश। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि कोई बस ड्राइवर है और उसके पास सन 2012 के अंदर एक बस ड्राइवर है जो सन 2012 के अंदर 5 कार थी और 2015 तक आते आते उसने 10 बसें खरीद ली। 2012 में 5 बस थी और 2015 तक आते थे कितने बस खरीदी, 10। तो टोटल इसने पूंजीगत में कितनी वृद्धि की, 10 बसों में वृद्धि की। यानी निवेश का मतलब होता है एक अर्थव्यवस्था में पूंजीगत स्टॉक में की गई वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, निवेश बोलते हैं। तो आप अभी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।